जाति धर्म के नाम पे लोगों को अपमानित करना, देश को नीचा दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व है। मनुवादियों की आदत है ये जाति खोजना। जब भी कोई किसी अच्छे पद पे पहुंचता है तो मनुवादी लोग अक्सर उसकी जाति खोजते हैं, उसकी जाति का जिक्र करते हैं। ये तो सच्चाई है। शर्म नहीं आती? क्या आप राम मंदिर के अंदर जाके कोई नमाज पढ़वा दोगे किसी से? या किसी चर्च के अंदर जाके आप क्या पूजा अर्चना किसी हिंदू देवी देवताओं की करवा दोगे? क्या शर्म नहीं आती आपको? आप दंगे करवाना चाहते हैं, पूरे देश के बौद्धों को भड़काने का काम कर रहे हैं ना। स्वर्ग सारे चले जाएं, अमित शाह जी भी चले जाएं। वो भी तो कह रहे थे कि अम्बेडकर करने का फैसला हो गया, इतने बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो अभी तक क्या कर रहे हैं? तो वो स्वर्ग चले जाएं। मोदी जी जब बाकी लोग चले जाएं उनके स्वर्ग, उनको स्वर्ग, भाई स्वर्ग नरक के चक्कर में तो उजाड़ा था पूरी दुनिया को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, केवल एक चेहरे हैं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। कि उनकी हरकतें ऐसे लगने लगती है जैसे वो दिमाग से उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे। मोदी जी तो कहते थे उनके दोस्त है ट्रम्प, उनको लेके उनका चुनाव जितवाने के लिए पूरा शेड्यूल में इतना बड़ा। कोविड के अंदर 1 लाख लोग बुलाकर क्या कर रहे थे वो अपने दोस्त के साथ? ऐसे दोस्त होते हैं? ऐसे दोस्तों में तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है भारत को, कि भारत का अपमान कर रहे हैं वो जगह जगह। इस वक्त देश में राजनीति के लिए न जाने क्या क्या किया जा रहा है। जिन 2 महिलाओं ने, जो कि सैनिक हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उसकी ब्रीफिंग की, उनकी जाति खोजी गई, उनको धर्म के आधार पे कभी आतंकवादियों की बहन बता दिया गया। तो वहीं जब दलित छात्रों से मिलने राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं तो वहां की पुलिस और वहां की सरकार उन्हें बीच में रोक देती है। इसके अलावा बिहार में महाबोधि मंदिर का जो मुद्दा है, जो 2 महीने हो चुके हैं, जिसे 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उसे, उस पर भी अभी तक कोई ऐसा संतोषजनक जवाब या कार्यवाही बुद्धिस्टों को नहीं मिली है। इन सारे मुद्दों पे, इन सारे सवालों का वाजिब जवाब आपको भी जानना बेहद जरूरी है। और ये बातचीत के लिए, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि 2 महिलाएं जो देश को लीड करती हैं, जो पूरे देश को ये जानकारी देती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, उनकी जाति खोजी गई, उनसे ये कहा गया कि वो आतंकवादियों की बहनें हैं, ये कहाँ तक उचित है? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। ये शर्म की बात है कि आज ऐसी सैनिक अधिकारी, आर्मी ऑफिसर्स, जिन्होंने देश में और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया, उनको मतलब उनकी जाति और उनका धर्म ढूंढ रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बहनों को ही भेज दिया। मतलब ये क्या भाषा है? ये किसी मंत्री की भाषा हो सकती है? मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ। इस तरह की भाषा घटिया, कोई घटिया सोच वाला व्यक्ति तो ऐसी भाषा बोल सकता है? कोई अच्छा इंसान, सभ्य इंसान कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। और ये इससे हमारी आर्मी का मनोबल भी गिरता है। जब हम सैनिक का धर्म और जाति खोजते हैं तो फिर सेना यूनाइट कैसे रहेगी? सेना यूनाइट नहीं रह पाएगी फिर, क्योंकि जो अधिकारी अपनी जान पे कुर्बान होते हैं, जिनकी 3-4 पीढ़ियां आर्मी के अंदर रही हैं और जिन्होंने संघर्ष किया है, देश को की रक्षा में अपनी जीवन लगाया है, अगर हम उनकी जाति धर्म पर चर्चा करेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा। ये देश के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो सबसे पहले तो इससे बीजेपी का चरित्र भी सामने आता है कि उनकी आदत में ये जाति धर्म के नाम पे लोगों को अपमानित करना, देश को नीचा दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व है। महिलाओं के कितने सारे बलात्कार और छेड़छाड़ के केस में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, नेता देखने में आए हैं। ऐसे कितने वीडियोस आए, कितने केसेस खुल के आए सामने। तो आज तक भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा, उनको बर्खास्त नहीं किया। तो इसका मतलब वो व्यक्ति ऐसे नहीं बोल रहा, वो इसलिए ऐसी भाषा बोल रहा है क्योंकि ऐसी भाषा बोलने वाले बीजेपी के नेताओं को बीजेपी में हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं, उनको अच्छी उन्नति मिलती है, प्रगति मिलती है। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है। यहाँ दिल्ली के अंदर भी ऐसे लोग मंत्री बने जिन्होंने इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल समय समय पे किया है, जिन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की है। तो जब ऐसे लोगों को बढ़ावा बीजेपी देगी और ऐसी घटिया हरकत करने के बाद भी आज तक भी उनका इस्तीफा नहीं मांगा, मजबूरी में हाई कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और जब मध्य प्रदेश की सरकार ने मुकदमा भी दर्ज किया तो इतना हल्का फुल्का कि जब कोर्ट के सामने वो एफआईआर प्रस्तुत की, कोर्ट ने कहा ये तो अगर कोई चैलेंज करेगा तो तुरंत उठ जाएगी। इसका मतलब पुलिस किस हद तक, मध्य प्रदेश की पुलिस उस मंत्री के दबाव में, सही तथ्य सामने रखने की बजाय हल्की फुल्की एफआईआर बना के ऐसी जो तुरंत कोर्ट से ही निरस्त हो जाए।
तो ये इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती, और यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। सर, दलित छात्रों से मिलने राहुल गांधी गए 15 मई को, उन्हें रोक लिया गया पुलिस के द्वारा। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने इस पे गुस्सा जाहिर भी किया। आपको क्या लगता है कि क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, तो राहुल गांधी को क्यों रोका गया, क्यों बात नहीं करने दी, स्पेशली दलित जो छात्र थे उनसे? पूरे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर आरएसएस के लोग जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो जाके वहां वक्तव्य दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, शाखा लगा रहे हैं। और तो और देश के प्रधानमंत्री कहीं चले जाते हैं विश्वविद्यालय में, वो कुछ भी बोलते हैं, और इंद्रेश कुमार जाते हैं यूनिवर्सिटी में, और कई लोग हैं आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, उनका वक्तव्य कराया जाता है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर नहीं जा सकते क्या? ऐसा कौन सा डर है बिहार की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को या जेडीयू को? ऐसा कौन सा डर सता रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के मुद्दे पर भारत के विपक्ष के नेता, सरकार में विपक्ष के नेता अगर जाके छात्रों से मिलके उनके मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो इसमें कौन सा डर है? क्यों उनको रोका? और जब वो गाड़ी से उतर के पैदल गए, उन पे 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। शर्म नहीं आती बीजेपी को या जेडीयू को? शर्म नहीं आती? ऐसा कौन सा डर है? कौन सता रहा है आप? कौन सा डर सता रहा है आपको? आपके ऐसे केस बनाने से जननायक राहुल गांधी, न्याय योद्धा राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, वो रुकेंगे नहीं। अगर वो सोचते हैं ऐसा रुक जाएगा, वो क्या है कि ये डर साफ छलकता है, और वो इस तरह के ही हथकंडे अपनाते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, अभी 2 दिन पहले बनते विनाचार्य और हमारे बनते करुणाशील राहुल, जो लोग माओवादी महाविहार के मुक्ति के आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया, बनते विनाचार्य को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वो सोचते हैं मुकदमा बना के जेल में डाल के या झूठे केस बना के आप आंदोलन को कुचल दोगे। उसी तरह राहुल गांधी ना जाए, क्योंकि बिहार का चुनाव है, चुनाव में तो भाई नेता जाएगा क्यों नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जाते? क्या आरएसएस के लोग नहीं जाते? अब इंद्रेश कुमार जा रहे हैं बिहार में, क्यों जा रहे हैं? उनको रोके ना सरकार, उनको रोके सरकार। माओवादी महाविहार के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के दिन आरएसएस के गुंडे जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो जो बौद्ध लोग आस्थावश पूरे देश से आए हुए थे, वहां महाराष्ट्र की महिलाओं ने जय श्री राम का नारा के जवाब में जय भीम का नारा लगा दिया, तो वो लड़ने मारने पे उतारू हो गए। वहां बनते विनाचार्य भी गए फिर उनको बचाने के लिए, तो उन पे उल्टा जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर दिया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो गुंडे माओवादी महाविहार में जय श्री राम के नारे लगाए थे, उन पे क्या कार्रवाई की? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसका मतलब बिहार की सरकार ने खुद गुंडे ही करवाई है, खुद गुंडे भेजे हैं वहां। और माओवादी महाविहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन राज्यपाल महोदय जाते हैं, डीएम जाते हैं, कमिश्नर जाती हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं, और बुद्ध की मूर्ति की तरफ पीट करके, और जो कभी उस बुद्ध की मूर्ति के सामने कभी छोटा एक स्तूप हुआ करता था बुद्ध का, जिसमें बुद्ध की एक शिला में प्रतिमा भी बनी हुई थी, जिसको बाद में तोड़ दिया गया, पूरा फर्श से एकदम बराबर कर दिया गया, उस पर फूल डाल के और वहां पूजा अर्चना मंत्रोच्चार से ब्राह्मणों के द्वारा करवा रहे हैं राज्यपाल महोदय। शर्म नहीं आती? क्या आप राम मंदिर के अंदर जाके कोई नमाज पढ़वा दोगे किसी से? या किसी चर्च के अंदर जाके आप क्या पूजा अर्चना किसी हिंदू देवी देवताओं की करवा दोगे? क्या शर्म नहीं आती आपको? आप दंगे करवाना चाहते हैं, पूरे देश के बौद्धों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सब बोध गया तो ये इनकी आदत है, भड़काओ, खुद उल्टा सीधा बोलो और फिर मुकदमे दर्ज करवा दो। बोध गया में ये भी माना जाता है, जो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, कि वहां अगर किसी का पिंडदान किया जाता है तो उसे सीधा स्वर्ग मिलता है, तो ये उनकी आस्था का विषय नहीं तो जाए ना वो स्वर्ग, सारे चले जाएं, अमित शाह जी भी चले जाएं। वो भी तो कह रहे थे कि अंबेडकर करने का फैशन हो गया, इतने बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो अभी तक क्या कर रहे हैं? खुद वो स्वर्ग चले जाएं, मोदी जी, बाकी लोग चले जाए ना उनके स्वर्ग, उनको स्वर्ग, भाई स्वर्ग नरक के चक्कर में तो उलझा रखा पूरी दुनिया को। तो स्वर्ग नरक के चक्कर में हम तो है नहीं, हमें तो पता यही स्वर्ग नरक यही इसी धरती पर है, आपके कर्मों से तय होता है। आप आज अच्छा जीवन जी रहे हो, सबके लिए कल्याण की भावना, तो आप स्वर्ग में हो। आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आप नरक में हो। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि 3 महीने हो गए हैं महाबोधि महाविहार, ये सोशल मीडिया से लेके हर जगह फैला हुआ है, विदेशों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार है जो इस पे एक स्टेटमेंट तक नहीं देती है। बिहार सरकार बची कहाँ है? आप क्या समझते हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, केवल एक चेहरे हैं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। तो सरकार कभी भी उनकी हरकतें ऐसे लगने लगती हैं जैसे वो दिमाग से उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे।
उधर राष्ट्रगान चल रहा, सब ऐसे खड़े और वो उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो वीडियो आपने देखी होगी। तो इससे, इस हरकत से पता चलता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो उस मनस्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा सके, वो उस मनस्थिति में नहीं है। तो इस बार बिहार में जब चुनाव होगा तो क्या मुद्दा होगा, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है भैया फिर से बनेगी सरकार। देखिए, उनका तो मुद्दा धर्म और जाति है, बीजेपी का, जेडीयू का, लेकिन हमारा जो मुद्दा वो सामाजिक न्याय है, हिस्सेदारी, भागीदारी है। और हम छात्रों के मुद्दों पर, हम बहुजन समाज के लोगों के सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, हिस्सेदारी भागीदारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार उनको बिहार की जनता बहुत मजबूती से जवाब देगी। ये जो महाबोधि महाविहार पे भी छल कपट की नीति अपनाई है ना बिहार की सरकार ने, उसका भी जवाब, उनकी उस राजनीति का जवाब वोट की चोट से देंगे। सब आपने सामाजिक न्याय की बात की। राहुल गांधी को जब दलित छात्रों से नहीं मिलने दिया गया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय हम लाके रहेंगे, या सामाजिक न्याय मिलेगा। तो कांग्रेस की नजर में और राहुल गांधी की नजर में सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या है? सामाजिक न्याय की परिभाषा है देश के संसाधनों में, सत्ता में, पत्रकारिता में, न्यायालयों में, हर क्षेत्र में, हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सभी जगह बहुजन समाज यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी को हिस्सेदारी भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित कराना। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर बोला था कि हम इसी सरकार के तहत आपसे ही जाति जनगणना करवा के रहेंगे, और आज उसी सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया। सर, उस सरकार ने तो पास कर दिया, लेकिन जब कर्नाटक सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी अपने स्टेट में, तो उसके जो आंकड़े थे वो तो सार्वजनिक नहीं किए थे। आने वाले हैं, जल्दी, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तेलंगाना के आ चुके हैं और कर्नाटक के आने वाले, कुछ ही समय में आपके सामने सारे तथ्य आ जाएंगे। अब राहुल गांधी ने सब एक बात और कही कि प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करने की बात की है। तो जाति जनगणना जब होगी, अभी तो यही क्लियर नहीं है कि जनगणना कब होगी, फिर उसमें जाति कैसे मतलब पूरा, यही तो सवाल हमने किया है कि आप टाइम बताइए। कांग्रेस ने, विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, खड़गे जी ने, सबने यही तो उनसे कहा है कि आप हमें टाइम बाउंड बताइए कब होगी। आपने बजट में फंड तो दिया ही नहीं है। इसीलिए हम कह तो रहे हैं कि आप भैया संसद का सत्र बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, दोनों मुद्दों पे बात की जाएगी। जाति जनगणना के मुद्दे पे भी बात की जाएगी, और जो अब जो सीमा पर जो हुआ, और उसमें पूरे दुनिया के अंदर जो थूथू हुई है हमारे देश की, जो अपमान हमारे देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं पूरे देश में हमारी थूथू हो रही है, उसका जवाब दो ना। तो संसद से भाग रहे हैं, वो सत्र बुला नहीं रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन अभी थमा नहीं है, सिर्फ सीज फायर ही तो हुआ है। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा है, वो जो है ना, जब बेइज्जती हो गई है तो उसको एक तरीके से ढकने के लिए ये सब बकवासबाजी कर रहे हैं। दैट इज ऑल बोगस, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। आप पीएम मोदी पे बकवास करने का आरोप लगा रहे हैं कि वो बकवास अरे करते मैं हैं, सीधा कह रहा हूँ ना आपके चैनल पे, वो बोगस है जो वो बोल रहे हैं। जो हो चुका वो दुनिया के सामने, जो बेइज्जती हुई है दुनिया के सामने। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने गंवा दी। जब हम लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की बुरी हालत थी, ऐसी हालत में ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको जो सीज फायर करना पड़ा, और वो भी फिर करना था तो कम से कम विपक्ष को उसमें लेते, या कम से कम पीएम लेवल पे डायलॉग होता। पीएम लेवल पे कोई डायलॉग नहीं हुआ, और घोषणा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने सीज फायर करा दिया दोनों को व्यापार का के मुद्दे पे दबाव डालकर। मतलब अपमान हमारा पूरे खुलेआम वो जगह पूरे दुनिया में गाते घूम रहे हो। अभी कतर में भी गा रहे थे, कल भी उन्होंने गाया। मतलब इतनी बेइज्जती हमारी देश की इन्होंने करवा दी है। मोदी जी तो कहते थे उनके दोस्त है ट्रंप, उनको लेके उनका चुनाव जितवाने के लिए पूरा शेड्यूल में इतना बड़ा, कोविड के अंदर 1 लाख लोग बुलाकर क्या कर रहे थे वो अपने दोस्त के साथ। ऐसे दोस्त होते हैं? ऐसे दोस्तों में तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है भारत को, कि भारत का अपमान कर रहे हैं वो जगह जगह। और आप कह रहे हो कि आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हो कि बकवास कर रहे हैं। बोगस ही तो है, बकवास को इंग्लिश में बोगस बोलते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं बोगस है। कल जो राहुल गांधी के साथ बिहार में हुआ, उस पे पप्पू यादव ने कहा कि ये जो सरकार है बीजेपी की और नीतीश कुमार की जो साझा सरकार है, वो मनु को मानती है, वो संविधान को नहीं मानती, वो आरक्षण खत्म करती है, वो SC ST EBC सबकी विरोधी है। तो इसमें संदेह कहाँ है? वो तो सच है भाई। नीतीश की सरकार बची कहाँ है? वहां तो पूरी तरीके से बीजेपी RSS की चल रही है,
और नीतीश कुमार के पार्टी के सारे नेता जो मंत्री तक भी केंद्र में बन गए, वो अब बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं। नीतीश कुमार तो अलग थलग पड़ चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का सफाया हो चुका है। नीतीश कुमार इज ओवर नाउ। अब वो कोई नेता बचे नहीं है, उनकी कोई छवि बची नहीं है, खत्म हो चुकी है। उनका चेहरा सिर्फ आगे कर रखा है। पूरी दुनिया जानती है नीतीश कुमार जी की अब मन स्थिति ठीक नहीं है। सब आपने जब हमने बातचीत करना शुरू किया तो राहुल गांधी को जननायक कहा। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो अकेले थोड़ी ना इंसान है जो संविधान बचाने निकले हैं या आरक्षण लेके निकले, उनके अलावा भी तो बहुत हैं भारत में। कौन है बताइए, कौन है जो उनके मायावती है। मायावती जी तो चुप है आजकल। मायावती, अगर सुनो, मायावती जी थी, मायावती जी ने अपने समय में बहुत अच्छे काम किए, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनके उस काम की आज भी सराहना करते हैं। उनका प्रशासन बहुत जबरदस्त था। लेकिन आज के समय में मायावती जी इरिलीवेंट हो गई हैं, क्योंकि हर मुद्दे पे जब भी उनकी कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो 90% कांग्रेस के खिलाफ बोलती है और एक आध लाइन बीजेपी के खिलाफ बोलती है। जबकि पूरा बहुजन समाज आज भी चाहता है कि मायावती जी कम से कम सामाजिक मुद्दों पे लड़ती दिखाई दे। पूरा समाज उनके साथ खड़े होने को तैयार था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, तो वो जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर मायावती जी खुल के सामने आती हैं, ऐसा आपका नहीं कहना है कि आएंगी, वो खुल के नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? ये मजबूरी आप उनसे पूछिए, मैं थोड़ा ना जानता हूँ उनकी क्या मजबूरी है, क्यों चुप है। वरना कौन सा बहुजन समाज का ऐसा आदमी जो उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। आप खड़े होंगे उनके साथ अगर वो आती है सामने? अरे आप पहले उनसे पूछ तो लो क्या वो तैयार हैं, उसके बाद मेरे से पूछना। चलिए, आप मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सभी मुद्दों पे बहुत खुल के बातचीत की। देखते रहिए द इलेक्ट्रेंड्स।